Subscribe now. तो है दोस्तों, वीडियो में बने रहे और वीडियो में देखते रहे। तो आज की वीडियो में हम जीवन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूछे जाने वाले आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाँ दोस्तों, आपको एक बार जरूरी से देख लेना चाहिए। तो बिना आपका समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है? तो भाई, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। जीन जो है ना, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीएनए के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? डीएनए यानी याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में के अनुक्रम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपके एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? बताइए, मेंडल ने जो प्रभाविकता का नियम दिया था, उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के लिए, ये जो नियम है प्रभाविकता नियम, ये एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के लिए है, बिल्कुल है। सभी पौधे इसमें समयुग्मजी थे, ये भी सही है। इसे F1 पीढ़ी कहा गया, जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं, भाई बिल्कुल ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है मेंडल के प्रभाविकता नियम से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संकरण यानी क्रॉस के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए, यह भी हेरिडिटी का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आएगा विपुंसन। विपुंसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो होती है ना, ये स्वपरागन को रोकने के लिए की जाती है, ये भी आप याद रखना। ये जो प्रक्रिया है साथियों, ये किसके लिए, किसको रोकने के लिए? तो स्वपरागन को रोकने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। मेंडल द्वारा दिए गए नियम कौन से हैं? बताइए, मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? तो देखिए, उपयुक्त तीनों नियम, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम मेंडल ने ही दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए, क्लास जो है ना, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए, कोशिका में जो जल की मात्रा होती है ना, ये 80% तक होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80% साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्रियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, प्रोक्रियोटिक कोशिका जो कि अल्प विकसित होती है, और इसके उदाहरण हैं जैसे कि जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी हम करेंगे। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये जो है ना प्रोक्रियोटिक कोशिका के उदाहरण है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? तो वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। ये भी 1950 के दशक में ही 1955 के आसपास की खोज की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत प्रद्रव्य जालिका जो होती है ना, अंत प्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं? तो देखिए, अंत प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। एक आपका खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उपयुक्त दोनों करेक्ट होगा। एक चीज याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार, अभी आपके पेपर में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया कि खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका में किसकी उपस्थिति होती है? तो राइबोसोम की। और चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका में किसकी उपस्थिति होती है? तो याद रखना, वसा और लिपिड्स की, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी काई से ही होता है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में, देखिए पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? देखिए, राइट होगा रिक्तिका, वैक्यूल साथियों। कल मैंने बताया था ना आपको कि ये जो रिक्तिका होती है, ये देखिए जो
साथियों प्लांट सेल होती है, ठीक है, पादप कोशिका, उसमें सुविकसित और जो जंतु कोशिका होती है उसमें अनुपस्थित यानी बिल्कुल न के बराबर होता है। तो रिक्तिका जो होती है ना पादप कोशिका में, यहीं पर जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण होता है। आगे देखिए केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए केंद्रक के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ए में लिखा है कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहलाता है केंद्रक, बिल्कुल सही है। राइबोसोम का निर्माता भी कहलाता है, बिल्कुल। आनुवांशिकी सूचनाओं का स्थानांतरण भी करता है केंद्रक, यानी उपयुक्त तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस जो होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, मैं छोटा कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख सके। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है, बताइए। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना जो होती है ये कैसे यात्रा करती है। ध्यान से देखिए, सूचना जो है ना वो डेंड्राइट साथियों द्रुमिका के माध्यम से ग्रहण की जाती है न्यूरॉन में। तो देखिए सबसे पहले तो डेंड्राइट आएगा, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है, कोशिका शरीर में, फिर एक्सॉन में यानी अंश तंतु, और फिर अंत में तंत्रिका अंत में ये आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूचना कैसे यात्रा करती है, तो इसी प्रकार से डेंड्राइट, फिर कोशिका शरीर जिसको सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं, फिर अंश तंतु यानी एक्सॉन, और फिर तंत्रिका अंत तक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है इसको सोमेटिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा। देखिए त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसी ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कायिक संवेदी बोलते हैं। कायिक संवेदी या तो अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जो केंद्रीय देखिए शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों इसको प्रभावक बोलते हैं, इफेक्टर। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको आप इफेक्टर बोलते हैं, हिंदी में प्रभावक। देखिए बच्चों की रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें याद रखेंगे 33 कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 अलग अलग कशेरुकाएं होती है, लेकिन वयस्कों में ये हड्डियां आपस में जुड़कर कुल 26 हड्डियों का निर्माण करती है। ये भी याद रखना, अगर वयस्कों में पूछे तो 26, बच्चों में पूछे तो 33। आगे देखिए न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहते हैं। तो भाई न्यूरॉन के कोशिका शरीर में जो सबसे लंबा फाइबर होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है। देखिए जो महिलाओं में नसबंदी होती है ना उसी को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी में होता यह है कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है ना, डिंब वाहिनी, उसको काट के सील दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि निषेचन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये निषेचन को ही रोकता है भाई। आगे अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं में जो मासिक चक्र होती है ना, ये इसकी अवधि क्या होती है। तो याद रखेंगे 28 डेज की, 28 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है, तो 28 दिन की। अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, बताइए। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ना ये किसके नीचे मौजूद होती है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि ये मेल्स में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे मौजूद होता है। कहाँ पर, तो मूत्राशय के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, तो याद रखेंगे मूत्राशय के ठीक नीचे। फेलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए फेलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक है, उसका कौन सा भाग है जहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों फेलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, याद रखिएगा एम्पुला भाग में, एम्पुला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम्पुला। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है, बताइए। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ये जो
चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन, बहुत क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय। गर्भाशय ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, डबल स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा आप। तो एक स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, तो 1.5 to 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख तक, याद रखना, 1.5 लाख से 4.5 लाख। WBC एवं RBC को क्रमशः क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है, WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, RBC को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है, बताइए। प्लेटलेट्स, RBC, WBC, कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर में या मानव रक्त में सबसे कम पाई जाती है, तो याद रखिए मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो होती है WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है आपकी मानव रक्त में सबसे कम। और WBC में भी बात करें अगर, तो बोसोफिल्स जो WBC होती है ना, बोसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं, देखिए बोसोफिल्स, ये बोसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये सबसे कम पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स का क्रमशः सही अनुपात क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जो सही अनुपात है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, RBC का 600, WBC का 1 और प्लेटलेट्स का 40, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। RBC की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। लाल रक्त कण की वृद्धि से कौन सा रोग होता है भाई, तो RBC की वृद्धि से जो होने वाला रोग है वो है पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBC की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है, तो पॉलीसिथेमिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोपिनिया रोग होने का कारण क्या है। तो ये जो ल्यूकोपिनिया नामक रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो WBC की कमी से होता है, श्वेत रक्त कण की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है, तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का जो आवागमन होता है ये किसके कारण होता है, देखिए करेक्ट आएगा हीमोग्लोबिन के कारण। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में, देखिए फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है। इस क्लास में 50 क्वेश्चंस केवल आपको बायोलॉजी के करवा रहे हैं, वही चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, ध्यान से देखिएगा। फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है, तो करेक्ट आएगा साथियों 5 लीटर तक, 5 लीटर है ना, यानी हमारा जो फेफड़ा होता है वो लगभग 5 लीटर तक गैस को धारण कर सकता है। श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये में लिखा है आराम एवं सोते समय श्वसन गति कम होती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, गलत आपको बताना है। क्रोध के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, बिल्कुल, जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी श्वसन गति बढ़ जाती है। व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, ये गलत है यार, जब आप जिम वगैरह करते हो तो श्वसन गति बढ़ जाती है, ना कि सामान्य रहती है, तो यही आपका गलत है, आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है, बिल्कुल ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय आयतन क्या है। देखिए ज्वारीय आयतन क्या है, ए में है अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन, बिल्कुल, निश्वासन के दौरान वायु का आयतन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ज्वारीय आयतन किसको कहते हैं, तो अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वासन के दौरान वायु का आयतन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों। श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है ये बाइकार्बोनेट द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा और प्लाज्मा के द्वारा, यानी उपयुक्त तीनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों के द्वारा। आगे देखिए, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, बताइए। श्वसन ऊर्जा जो होती है ये किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, तो देखिए श्वसन ऊर्जा जो होती है ना ये रासायनिक ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, केमिकल एनर्जी का। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे बायोटीन। बायोटीन यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बायोटीन, ठीक है।
थायमिन की बात करें तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है। नियासिन की बात करें तो विटामिन B3 का केमिकल नेम है। बायोसिन नामक कोई भी विटामिन होता ही नहीं है। बायोटिन विटामिन B7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए हरी सब्जियों में ज़्यादातर जो है ना विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, याद रखेंगे। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? साथियों स्किन डिजीज जो होती है चर्म रोग, उसमें कौन सा रोग है कौन सा विटामिन है जो सहायक होता है? तो याद रखेंगे चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कर्बिक एसिड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मानव शरीर के यकृत में पाया जाने वाला जो विटामिन है वह है विटामिन ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रजनन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था गेहूं अंकुरित का तेल ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है और विटामिन ई की कमी से बांझापन, प्रजनन दर में कमी आती है। तो प्रजनन विटामिन ई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो साथियों विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक जो है मैकुलन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हॉलकट की बात करें तो इन्होंने विटामिन सी की खोज की थी, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। तो मैकुलन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है किससे? बताइए कैल्शियम और फास्फोरस मनुष्यों को किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी दूध से। दूध से कैल्शियम फास्फोरस दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें तो ये प्रोटीन का स्रोत है, चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, दाल भी प्रोटीन का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है कहाँ? बताइए मानव शरीर में जो स्मरण क्षमता होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो सेरिब्रम में पाई जाती है साथियों, प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम में। देखिए मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी हुई होती है? मानव की जो पसलियाँ होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? करेक्ट आएगा स्टर्नम से। स्टर्नम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को देखिए मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क जो होता है ब्रेन, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है साथियों, फोर ब्रेन। ठीक है, देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखिएगा 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क नहीं पश्च मस्तिष्क, है ना, याद रखेंगे 3 भागों में। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से? एक होता है आपका ईसीजी जो कि हृदय से संबंधित होता है, और एक होता है ईईजी जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मस्तिष्क। मनुष्य के रुधिर की मात्रा उसके भार की कितनी होती है? तो मनुष्य में जो रुधिर की मात्रा होती है ना, यानी मनुष्य में जो रक्त होता है उसके भार का कितना प्रतिशत? तो शरीर के वजन का 7 से 8% रक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा जो होता है ना एक अंग होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंग। मानव हृदय में आलिंद और नीलय कहाँ होते हैं? देखिए मानव हृदय में आलिंद और नीलय, देखिए 2 आलिंद ऊपर होते हैं और 2 नीलय नीचे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स की क्लासेस आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल फिर रात में भी करेंट अफेयर्स का क्लास आएगा। आपका जो एग्जाम है अभी ALP JEE टेक्नीशियन, ठीक है, इसके लिए अलग से क्लासेस करवा रहे हैं, एक नई सिरे से करेंट अफेयर्स का। आज 5वां क्लास उसका अपलोड हो चुका है, 5वां सेट, जाकर जरूर देख लेना, और वो ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।